हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करें दोस्तों बीए द्वितीय वर्ष के थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट है और राजनीति शास्त्र में प्रश्न पत्र जिनका है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। इससे जितने भी प्रश्न आपको सेक्शन ए के हम आपको सॉल्व कराएंगे वो सारे प्रश्न आप आज के बीच में हम आप लोग मिलकर एक साथ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सेक्शन ए के जो आपको खंड के 3 खंडों के द्वारा निर्धारित करते हैं। तो खंड आ, खंड ब, खंड सा, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। खंड आ में सेक्शन अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 10 प्रश्न होते हैं आपके। बट यहाँ पे हम आपको 7 प्रश्न सॉल्व करेंगे। 7 प्रश्न में से जिसमें से आपको सभी प्रश्न का उत्तर देना होता है और जो प्रत्येक प्रश्न का आंसर है वो 2 अंक निर्धारित होते हैं और प्रत्येक प्रश्नों का जो अधिकतम अंक होता है, जो शब्द लिखना होता है वो आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। जैसे भी आपको प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है उस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये आपका टॉपिक तैयार किया जाता है और जो आपको टॉपिक्स यानी कि जितने भी प्रश्न आपको आपके पेपर में आते हैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे हम तैयार कराने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल प्रश्न हैं। इसमें जो आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से जितने भी प्रश्न आपके उठते हैं वो सारे आपको यहाँ पे हम बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब जैसे फर्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे सेक्शन ए का। सेक्शन ए के हमने आपको जो शॉर्ट आंसर है यानी कि शॉर्ट आंसर के जितने भी प्रश्न हैं वेरी शॉर्ट आंसर वाले वो सारे आपको बताने का प्रयास करने अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न हैं ये आपको यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में भी आएगा और अच्छे से आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे। तो ये 2-2 नंबर का प्रश्न आपको हमेशा आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए हमेशा जैसे आपको एक पिल्स होता है यानी कि पेन किलर पिल्स होता है आपके दर्द की दवा में, उसी तरीके से ये भी आपके पेपर में एक रामबाण की तरह काम करता है। यानी कि ये आपका सोने पे सुहागा का रूप दिया गया है। इसी वजह से आपको यहाँ पे तैयार करने का एक टाइमिंग और एक जो अपना व्यक्तिगत टाइम होता है वो आपको यहाँ पे प्रतिनिधि किया जाता है। दोस्तों ये आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट है और अच्छे से आपको तैयारी भी करना होता है। तो अब फर्स्ट प्रश्न आपका वो है दोस्तों यहाँ पे कि लोकतंत्र यानी जो लोकतंत्र है इसमें प्रजातंत्र की परिभाषा दीजिए। लोकतंत्र कहिए या प्रजातंत्र कहिए, इसकी परिभाषा दीजिए। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र के बारे में आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। इसी को तो हम लोकतंत्र परिभाषा। या अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन जी हैं उनके 1863 ईस्वी में गैटिसबर्ग में दिए गए भाषण यानी कि भाषण में उन्होंने कहा अपने कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। लॉर्ड ब्राइस ने भी इसी में कहा है कि प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य सत्ता किसी विशेष वर्ग में केंद्रित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित रहती है। डायसी महोदय जी के अनुसार प्रजातंत्र सरकार की वह रूप है जिसमें शासन वर्ग संपूर्ण दृष्टि की अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। तो इसे हम कहते हैं लोकतंत्र। और लोकतंत्र में जितने भी प्रतिनिधि का संपूर्ण जनता के प्रति दृष्टि में रखकर शासन करती है तो इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं या हम प्रजातंत्र कहते हैं या कहते हैं हम प्रजातंत्र। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा फर्स्ट यानी कि लोकतंत्र के बारे में या प्रजातंत्र के बारे में। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अब आपको अभी यहाँ पे सिंपल था लोकतंत्र या प्रजातंत्र के बारे में, अब यहाँ है प्रत्यक्ष यानी जो प्रत्यक्ष है उसमें उसके बारे में आप लिखेंगे। यहाँ पे आंसर लिखेंगे जब जनता प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में लिखेंगे जब जनता शासन के कार्यों में स्वयं भाग लेती है। यानी कि जब जनता शासन के कार्यों में स्वयं भाग लेती है तो उसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। यानी कि तो उसे हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। जब जनता शासन के कार्यों में हम जैसे मान लीजिए हम जनता के बीच में हैं, हम इस कार्य को स्वयं कार्य करें तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। इसी को हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। प्राचीन यूनान में तथा रोम के नगर राज्यों में इसी प्रकार की प्रजातंत्र प्रचलित था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बड़े बड़े देशों में संभव नहीं हो सकता
छोटे छोटे देशों में लागू किया जा सकता है। स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है, इसीलिए उसे हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। यानी कि स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटनों में आज भी जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है, उसे हम यानी स्विट्ज़रलैंड को हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर भी कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड को हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर भी कहते हैं। तो इसी के द्वारा वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड को। वहाँ पे अभी भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है आज भी। फिर आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन की प्रजातंत्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रजातंत्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसमें आता है दोस्तों आपका कि प्रजातंत्र की निम्न विशेषताएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर आपका है कि शासन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। जो शासन होता है वो जनता का क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। अगर जनता इसको फॉलो ना करें तो कोई शासन, कोई भी बागडोर इसे नहीं कर सकता है, चाहे जितनी बड़ी हस्तियाँ क्यों ना हो वो किसी भी देश की। तो शासन जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व होता है और इसी के द्वारा जो शासन है वो बहुत ही कायम रखता है और आज भी ये हमारे देश की एक प्रचलित संस्था है, समझ लीजिए। शासन में जो जनता का प्रतिनिधित्व होता है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये जो जनता का हमारी जनता का जो एक सुशील है स्वभाव है वो बहुत ही आगे चल के इसी को हमारे देश को विकासशील के रूप में देखने को मिलता है। सेकंड नंबर आता है जनता के हितों की रक्षा होती है और प्रजातंत्र से ही हमारे जनता के हितों में रक्षा की जाती है। फिर थर्ड नंबर है प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जो यानी कि प्रजातंत्र में जो प्रतिनिधि होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर जनता के प्रति उत्तरदायी ना हो तो वो कभी अपना प्रतिनिधि के नाम यानी उस पोस्ट पे प्रतिनिधि होगा ही नहीं। फिर आता है फोर्थ नंबर यानी कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है दोस्तों? अभी हमने आपको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में बताया था, अब आता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। इसमें है कि जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है, जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो उम्मीदवार होता है, प्रतिनिधि होता है, उसके माध्यम से शासन में भाग लेती है तो उसे हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए प्रजातंत्र के इसी रूप को आज अपनाया गया है और प्रतिनिधियों को जनता ही निर्वाचित करती है। यानी जो प्रतिनिधि होता है यानी उम्मीदवार होता है जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है और वे जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं और जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे तो वो कभी उम्मीदवार यानी कि प्रतिनिधि बन ही नहीं सकते हैं। फिर आता है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 5 नंबर है कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? इसी भाषा में अगर हम बात करें सांप्रदायिकता के बारे में तो कि वर्गीय भावना जो अपने समूह या वर्ग के लिए विशेष अधिकारों और हितों की रक्षा पर आधारित होती है, तो उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है कि सांप्रदायिकता धार्मिक एकता पर आधारित वह वर्गीय भावना है। जो सांप्रदायिकता है वो धार्मिक एकता पर आधारित एक वर्गीय भावना है जिसमें वास्तविक उद्देश्य उस वर्ग विशेष के लिए राजनीतिक शक्ति और अधिकारों को प्राप्त करना है। वह वस्तुतः गुट मानसिकता है। जो गुट मानसिकता है वो वस्तुतः क्या है? गुट मानसिकता है जो स्वयं को किसी धार्मिक संप्रदाय के ऊपर आधारित करती है, लेकिन उसका उद्देश्य राजनीतिक शक्ति एवं संरक्षण पर प्राप्त करना होता है। फिर आता है 6 नंबर प्रश्न, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राजनीतिक दल की परिभाषा। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? आंसर में लिखेंगे कि सर एडमंड वर्क जी के अनुसार कहा गया है, यानी कि सर एडमंड वर्क महोदय जी के अनुसार बताया गया है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर यानी कि जो सम प्रिंसिपल यानी कि कुछ सिद्धांत पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा, संयुक्त मतलब होता है जोड़, संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़, यानी कि एकत्रित होकर प्रयासों यानी कि अपने संयुक्त प्रयासों यानी कि जो एकत्रित प्रयास हैं यानी कि जोड़ने का प्रयास है द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित करता है।
यानी कि संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित यानी कि जनता के हितों को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। गिलक्राइस्ट महोदय जी ने राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए लिखा है कि राजनीतिक दल नागरिकों का ऐसा संगठित समुदाय है जो कुछ समान विचारों के आधार पर गठित होता है और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। फिर आता है कि इस प्रकार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों को एक निकाय होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर पूर्णतः या आंशिक क्षमता रखते हो तथा सामूहिक प्रयासों द्वारा शासन के अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हो। तो ये आता है आपका राजनीतिक दल की परिभाषा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। फिर आता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। ये प्रश्न आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, इस वजह से हमने आपको अच्छे से तैयारी करने का भी प्रयास किया है। इसमें है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कैसे हुई, महारानी या वायसराय द्वारा भारतीयों के लिए कौन कौन सी घोषणाएँ की गई। आंसर में लिखेंगे कि सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम अनेक कारणों में सफल रहा। इस आंदोलन में अंग्रेजों की विजय हुई और भारतीय सैनिकों को पराजय का मुख देखना पड़ा। आंदोलन समाप्त होने के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति करके ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ और इस शासन हस्तांतरण के ब्रिटिश संसद ने 1858 को अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के बन जाने से महारानी विक्टोरिया भारत की भी सामग्री हुई, यानी कि भारत की भी सामग्री हुई और महारानी ने भारतीयों के लिए कई कल्याणकारी घोषणाएं भी की, जिसके उनके प्रतिनिधि के रूप में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को पढ़कर सुनाया था। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट नंबर था दोस्तों कि भविष्य में हम युद्ध द्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करेंगे, यानी कि भविष्य में वो कभी अगर युद्ध द्वारा करेंगे तो उसको सीमाओं का विस्तार नहीं करेंगे। सेकंड नंबर कि भारतीय नरेशों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। जो भारतीय नरेश का मतलब होता है राजाएँ हैं, जो राजा हैं उनके अधिकारों का जो उनका अधिकार है उनकी रक्षा की जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। थर्ड नंबर है दोस्तों कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि अगर कोई भी धर्म है तो धर्म के आधार पर किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फोर्थ नंबर है दोस्तों कि भारत के लिए कानून बनाते समय यहाँ के रीति रिवाजों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर भारत में जो कानून बनाया गया उस समय यहाँ की जो रीति रिवाज हैं उस पर विशेष बल दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों ये प्रश्न। और इस तरीके से आपको सेक्शन ए के सारे प्रश्न हमने बताया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहे दोस्तों। हम आप लोगों के साथ इतना कुछ करते हैं तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर बनता है दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जितने भी प्रश्न हम आपको बताए हैं वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मैं हमेशा आप के बीच में यही बात बताता हूँ कि दोस्तों कि ये प्रश्न जरूर तैयार करिए, ये आपके पेपर में आने के 100 to 100% संभावनाएं होती हैं। तो ज़रूर आप लोग तैयार करिए और हम जल्द ही मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे। जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल प्रश्न हैं वो आपको सॉल्व कराएंगे। और आपका जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो भी बताना चाहते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके सूचित कर सकते हैं। और आप लोग हमेशा अपना जो छवि है वो छोड़ते जाइए और हमें आप लोग के साथ हमेशा खड़े रहने का, स्टैंड रहने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।